हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। बहुत सैड हो गया, मैं एक वीडियो बनाया और माइक्रोफोन ऑफ ही रह गया। सो ये है सेकंड टेक। मैं यहाँ पे अपना आरबीआई ग्रेड बी स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ। एंड वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। स्कोर कार्ड होगा, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थे, मेरी नोट्स और स्ट्रैटेजी, बिकॉज मैंने 1 मंथ का प्रेप किया है, तो शायद ये हेल्प करे कि मेरे स्कोर कार्ड और मेरा जो स्कोर पहुँचा है वो 1 महीने में इतना कैसे आ पाया, और मेरी लर्निंग्स। तो पहले तो स्कोर कार्ड पे आते हैं। तो मेरा हुआ नहीं, मुझे 58 ही मार्क्स है। और बहुत जगह सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस नहीं किया है, आप देखिएगा जैसे जनरल का है। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो था जीए पे 25। कॉन्ट में मैंने 11 ही या मैक्सिमम मिनिमम 9 एक्सपेक्ट किया था कि एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। रीजनिंग में मैंने 16 से 17 एक्सपेक्ट किया था, भगवान भरोसे, बिकॉज मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बहुत की थी, जो कुछ भी हो सकता है। एंड मेरा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं था कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग को सही कर रहा हूँ, प्रॉब्लम इसलिए इतनी गलतियाँ भी हुई हैं कि मुझे 13 ही नंबर आए। और इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, बट आई वुड स्टिल से कि थोड़ा 1-2 नंबर और आ सकता था, जो कट ऑफ पार करा देता ये सारी सिचुएशंस। बट ये सब बोलने की बातें हैं कि क्या है, एक्चुअली तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर मेरा दिन अच्छा रहता और चीज़ें सही रहती, और अच्छा भी नहीं एवरेज रहता, तो मैं ये चीज़ें स्कोर कर पाता। ये नॉट डुएबल कैटेगरी में नहीं थी, ये डुएबल कैटेगरी में थी। एंड अगर मैं स्कोर देखा जाए तो रिलेटिव टू मॉक्स मुझे फिर भी अच्छा स्कोर आया। मुझे एडुटैप में मोस्टली 50 55, और टेक्स्ट बुक के जो मैंने टेस्ट दिए हैं उसमें 60 के अराउंड रहते थे। तो उस केस में खराब मेंटल स्टेट में भी स्कोर 58 है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ टेस्ट, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब खराब मेंटल स्टेट में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके मार्क्स में अगर आप एकदम फोकस्ड वे में दे रहे हैं, तो उसके स्कोर से आपको ज़्यादा ही आने के चांसेस हैं आरबीआई के मेन टेस्ट में। ये पॉजिटिव रिव्यू एक मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ का। सेकेंडली हम आगे बढ़ते हैं कि मेरे नोट्स और स्ट्रैटेजी जो 1 मंथ प्रेप में कैसे काम आया। एक बात यह है कि 1 महीने का प्रेप मैंने किया तो है, बट मुझे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर थे क्योंकि मैं यूपीएससी का प्रेप कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स बेसिक क्लियर थे, बट हाँ, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस होते हैं, जो स्कीम्स का डेप्थ रहता है, जो और भी मिस्क न्यूज़ रहता है, जैसे अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स हो गए, एमओयूज हो गए, वो सब मैं नहीं पढ़ता था यूपीएससी के लिए कभी भी। एंड इसलिए वो नोट्स 1 महीने के प्रेप में ही बहुत ज़्यादा इलेबरेट है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा था उनको बनाने में। एंड सेकंड चीज़ जो मैं करता था वो था टेस्ट ट्रैकिंग। और टेस्ट ट्रैकिंग मतलब मैं अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना, समझना, जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं एग्जाम में, जिस कारण से कुछ क्वेश्चन गलत हुए। कोई कंसेप्ट नहीं आता है वो अलग बात है, और कुछ होता है कंसेप्ट आते हैं लेकिन आपने स्ट्रैटेजी गलत अपनाई, जिस कारण से आप वो क्वेश्चन में हड़बड़ा गए, या फिर आप उसको पहुंच ही नहीं पाए, उसको चूज ही नहीं कर पाए। तो ये सब और स्ट्रैटेजी चेंज मैंने कैसे कैसे किया। तो मैं पहले आपको अपने हैंडमेड्स नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने 1 नोट पे बनाए हैं। तो ये है मेरे नोट्स। ये है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट, जो अंडरलाइंड पार्ट है स्टार्टिंग में। फिर मैंने कैटेगराइज कर लिया था मैं हर चीज़ को, जब भी मैं पढ़ता था कि एनएसएस के नोट्स ये हैं, नीति आयोग के नोट्स ये हैं, आरबीआई के रिपोर्ट्स ये हैं, सॉरी मैं नोट्स बोल रहा था। नेशनल रिपोर्ट जिसको मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन वाइज कैटेगराइज ना करूँ तो मैं उसको सेक्टर वाइज कर लेता था कि सोशल में कौन से नोट्स हैं, इन्वायरमेंट में कौन से रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमी में कौन से रिपोर्ट्स हैं, और मिस्क रिपोर्ट्स क्या हैं, सिमिलरली फॉर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। तो इससे होता था कि मुझे पता है कि हाँ भाई, अब मैं जब पढ़ने वाला हूँ तो सोशल के सारे रिपोर्ट्स आएंगे, फिर इन्वायरमेंट के आएंगे, फिर एक्सेट्रा। तो ये रिपोर्ट सेक्शन है जो काफ़ी लंबा है, आप देखिएगा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज, जो हेल्पफुल थे काफ़ी। और ईयर वाइज ही मैंने ट्राई किया कि सबसे रीसेंट वाले टॉप पे रहे, सो दैट मुझे पता रहे कि उनका ज़्यादा हाई वेटेज रहे और में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं उस पर फोकस करते रहूँ। रेड्स वो हैं जो मैं भूल जाता था या गलतियाँ कर रहा था अपनी पार्ट्स में। तो ये ऐसे कर करके, और फिर इकोनॉमी के पार्ट्स, बोरोइंग एंड फाइनेंस, जो आरबीआई से रिलेटेड होगा, एनबीएफसी पे जो चीज़ें आए हैं, सिक्योरिटीज मार्केट साथ ही साथ, पूरा फाइनेंस बेसिकली, इंश्योरेंस। अब देखिए पेंशन में जैसे नोट नहीं, तो मुझे पता है पेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक भी न्यूज़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है इसका। आईआरडीआई सबसे रिलेटेड। फिर इकोनॉमिक कंसेप्ट, जीडीपी जो पूछते हैं, जीडीपी प्रोजेक्शंस क्या है उससे रिलेटेड है। बेसिकली आप देखिए कैटेगराइज सही तरीके से है, मैं हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की, और ये सारे नोट्स 1 महीने के प्रेप में ही बनाई गई हैं। तो
और डेली बेसिस पे मैंने किया था, तो एफर्ट था फॉर श्योर, और सब बन भी गया, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था नोट से। बट हाँ, रिवीजन उतना स्ट्रांग नहीं रहा, बिकॉज मुझे एक हफ्ता और चाहिए था इसको और बेटर रिवाइज करने के लिए, और ये आई थिंक लूप कभी ख़त्म होगा नहीं एक्चुअली। सो वही इंटरनेशनल साइंस, ये सारे नोट्स हैं। अब सेकेंड पार्ट ये आता है कि मैं इन सारे नोट्स को रिवाइज करना और ट्रैक रखना इज़ नॉट वेरी इजी। तो मैं करता क्या था, तो जैसे कि आप अगर स्कीम से फोकस कीजिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पहले है, और फिर उसके बारे में एक स्कीम है, और फिर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर यहाँ पे आए, तो आप देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स में एमएनआरई, मैंने इस पर स्कीम का नाम लिखा है, और उसके जो बेसिक पार्ट्स जो मैंने लिखे हैं उसके नोट्स में वो लिखा है, और फिर मुझे खुद याद करना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एंड जब मुझे याद नहीं आता है, तो मैं उसको, और ये चीज़ जो पूरा चीज़ क्रिएट हुआ है, ये मैंने हाथ से नहीं लिखा है, ये मैंने कोड से क्रिएट करता हूँ मैं। तो वो कोड अपने आप मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ उसको, और जो गूगल डॉक्स का ऐप स्क्रिप्ट है, उसमें कोड चल के आपको इस तरह से दे देता है चीज़ें। वो आप अपने हेल्प, मतलब खुद से अगर कोडिंग आपको आती है तो आप इसे कर सकते हैं, तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ आपको कोड एंड ये तरीका। सो इस तरह से मुझे पता है कि मेरा वीक टॉपिक्स क्या था, ईएमपीएच जैसे वीक था, कुछ भूल जा रहा हूँ मैं चीज़ें, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन का टारगेट्स क्या है एग्जैक्टली, और ये सब कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ तो इसलिए ये सब रेड्स में है, और अपने आप ही रेड हो जाता था जब मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता था। तो ऐसे में रिवाइज कर लेता था कि मैं अगर भूलूँ कोई चीज़ तो मैं जाकर वहाँ से देख लूँ, मुझे पता है कि हाँ चलो मैं भूल भूल के फिर याद कर रहा हूँ। दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। एंड फिर मैं टेस्ट का ट्रैक्स भी रखता था अपने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे मॉक्स में नंबर नहीं आते थे इतने, तो ये पहला टेस्ट में मुझे बस 17.75 स्कोर आया था, आपको देखिएगा स्कोर का सेक्शन। एंड उसके बाद क्वांट का टेस्ट दिया मैंने, फिर मैं फुल टेस्ट 1 दिया, 2 दिया, 3 किया, कट ऑफ क्या था, स्कोर कितना आया, कैसे इंप्रूवमेंट चल रहा था, फिर कहाँ पे स्कोर ज़्यादा लाई कर रहा था मेरा। वन दिस आर ऑल इन वेज, जिसमें आप देखिए मुझे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लगा है, ईजी, टफ और मॉडरेट में था। और मेरा फोकस कैसा था, जिसमें पुअर फोकस था उसमें कम नंबर आएगा, वैसे इसमें सही आया। और इसमें गुड फोकस है, तो पेपर जैसा इजी है टफ है उस पर डिपेंड मैं डाल देता था, सो तो मुझे पता रहे कि मैं टफ पेपर में कैसा कर रहा हूँ, मॉडरेट पेपर में कैसा कर रहा हूँ, इजी पेपर में कैसा कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं करता था इनके बाद भी, फिर तो और सारे लिंक्स जो मिलते हैं हमें, हम कई बार भूल जाते हैं उन्हें, कौन से लिंक कहाँ पे फ्री है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता था, तो मुझे पता था चलो यहाँ पे मुझे एक फ्री मॉक मिल जाएगा, और बाकी सारे जो फुल टेस्ट है वो एडुटैप के हैं। मैं जो भी गलतियाँ करता था वो मैं लिख लेता था कि हाँ ये गलती की है मैंने, मुझे इसको इस तरह से इम्प्रूव करना है। गलती क्या की, इम्प्रूव क्या करना है, ये चीज़ मैं लिखता था, और फिर मैं ट्राई करता था, फिर वो काम करता था तो सही है, उसको मैं एक्सेप्ट करके फिर ये रेड जोन में लिख देता था, जो मुझे अल्टीमेटली फॉलो करूंगा मैं इन रेड जोन्स में। नहीं तो फिर मैं वापस टेस्ट दिया, फिर कुछ लिखा, फिर लिखा कि इम्प्रूव और क्या करना है इसमें, फिर लिखा कि हुआ क्या गलतियाँ, फिर इम्प्रूव कैसे करना है। तो ऐसे करके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ अपने आप को एनालाइज करने में अल्टीमेटली, कि स्कोर कैसे इम्प्रूव किया जाए, और किस तरह मेरा एक फाइनल स्ट्रैटेजी जो ये दोनों बना वो प्रिपेयर हुआ। अब हम वापस भी आए, तो मिस्टेक्स मेड और ये सब चीज़, तो टेस्ट ट्रैकिंग का मैंने आपको बता दिया, और हैंडमेड नोट्स, तो और रिवीजन का भी मेरा एक तरीका था कि मैं रिवीजन देख रहा हूँ कि मैं किस तरह कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, तो इसी सेक्शन में, वेयर ये रिवीजन का पार्ट है, तो इस केस में मुझे दिख रहा है कि मैंने इसको नंबर ऑफ रिविजन्स कितना किए हैं, कितना डेज बचा है, एटसेट्रा, सब पार हो गया, इसलिए चीज़ें हट गई, ये सब भी कोडेड है। ज़्यादा टफ कोडिंग नहीं, आप चाहिएगा तो आराम से हो सकता है, और मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। सो ये रिपोर्ट्स था, स्कीम्स था, E1 to E5 इकोनॉमिक का है, ये E2 बैंक से रिलेटेड है, रेस्ट में सारा मिस्क रिपोर्ट्स, या रिपोर्ट नहीं एक्चुअली, न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। सो ऐसे ये 5 सेक्टर्स में रिवीजन था, तो मुझे पता था कि मैं कितना रिवीजन कितना बार किया हूँ। एंड अल्टीमेटली नीचे आते हैं, तो लर्निंग्स क्या है। पहली लर्निंग ये है कि जीएस सोर्स जैसा ही पेपर आया हो, पेपर बस डिफिकल्ट होना ही है, बिकॉज आरबीआई को अब कंपेयर कर रहे हैं हम यूपीएससी और आईएएस जैसे पोस्ट, एंड यूपीएससी का मेजर स्ट्रेंथ है एनालिटिकल क्वेश्चंस, एंड आरबीआई भी उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है आपने सोर्स बदल लिया, इसका मतलब बस ये है कि जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसको और नंबर ऑफ रिविजन्स लगेंगे, और खुद भी सोचिए कि आप सिर्फ रोट लर्निंग से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि हाँ ये नंबर क्या बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का अगर टारगेट ये है, हम इस पे हैं, तो पता होना चाहिए हाँ भाई एक हम क्लोज हैं या फार हैं उससे एटलीस्ट, कौन सा स्टेट खराब कर रहा है, क्यों कर रहा है।
तो ये बेसिक सवाल आप पूछ लीजिएगा तो आपका वो एनालिटिकल पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है। और जीएस सोर्स फिक्स रखिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप मॉक लें और जो मटेरियल जिसका आप पढ़ रहे हैं वो दोनों सेम ना रखें। तो कई बार वो क्या करते हैं कि सेम ही मटेरियल डाल देते हैं मॉक में, तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपको कोई नए सवाल नहीं आ रहे आपके सामने। तो आपका एनालिसिस चेक करना है तो मटेरियल और मॉक डिफरेंट रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा आपको जीएस को एक्सपैंड करना है भी कि नहीं, कि इसी से हो जा रहा है काम। अल्टीमेटली आपको स्कोर 25 to 20 30 भी आ गया, ठीक है, जीएस में, स्टिल गुड इनफ। आप देखिए इतना लोग बोलते हैं आसान पेपर है एक्सेट्रा, 70 to 75 जाएगा, मुझे भी लगा था 70 75 जाएगा, लेकिन कट ऑफ 68 पे ही रुक गया, राइट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें ईजियर है या फिर टफर है जितना हमें लगता है। और मॉक एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक एनालिसिस कीजिए, उससे आप स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर आप उससे एक मॉक दीजिए, फिर एनालाइज कीजिए, और ये गिव एंड टेक चार्ट शुरू आप कंटिन्यूस रखिए, तो अपने आप आपका एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होगा जो प्रॉब्ली बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। तो नंबर ऑफ मॉक्स ऑब्वियसली बढ़ाना है, और उसके कारण ही स्ट्रैटेजी आपकी और इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं करना है कि सब पढ़ने के बाद मॉक देंगे, मैंने कई बार किया है, ये सिर्फ फेलियर की तरफ ही लीड करता है। पढ़ाई एंड प्रैक्टिस साथ साथ चलना, ऑल्दो कंप्लीट हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना है, फिर भी उस पर पर्टिकुलर टॉपिक का ही कीजिए, बट करिए। थैंक यू सो मच।